हेलो गाइस, वेलकम टू ई पाठ्यशाला। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग अच्छे से होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। आज मैं अपनी इस वीडियो में एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ और ये क्वेश्चंस का लेवल जो है मैंने लो से मीडियम ही रखा है। जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के ये क्वेश्चंस आपको थोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर से इंट्रोड्यूस करवाएंगे और फिर जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी मैं अपनी सीरीज़ में कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी ऐड करूँगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइंस व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ अ H एटम इन n इज इक्वल टू 6 ड्रॉप्स टू द ग्राउंड स्टेट। ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये लिया गया है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से। ठीक, आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशंस लाइन बताइए। जब भी इलेक्ट्रॉन जो होता है हाइड्रोजन एटम का वो ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल पे आता है तो कुछ लाइंस को जनरेट करता है, एमिशंस लाइन होती है वो। अब आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ एमिशंस लाइन जनरेट हो रही होगी। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट पर होता है तो कुछ एनर्जी वो बाहर से एब्जॉर्व करके हाई लेवल पर चला जाता है। कितने पे भी चला जाएगा, n इज इक्वल टू 2 3 4 5 6। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि n इज इक्वल टू 6। अब क्वेश्चन में बताया गया है कि n इज इक्वल टू 6 है। सपोज करो ये n इज इक्वल टू 6 पे चला गया, कुछ देर तक रहेगा, फिर वापस तो इसे अपने ही ग्राउंड स्टेट पे आना ही पड़ेगा ना। तो जब ये वापस लौट करके अपनी ग्राउंड स्टेट पर आता है तो इससे कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है जी। अब जो एनर्जी रिलीज होगी वो एमिशंस लाइन के तौर पर रिलीज होगी, यानी कि जो ये लाइंस है वो आपको स्पेक्ट्रम में शो होंगी। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि यदि इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 6 से अपनी ग्राउंड स्टेट पर लौट रहा हो तो कितनी इमिशंस लाइन जनरेट होगी। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, n-1/2, यानी कि जब भी आपसे पूछा जाए कि एमिशंस लाइन बताइए तो आपने ये फॉर्मूला लिख लेना है। ये एमिशंस लाइन फॉर्मूला है। तो अब आपने क्या करना है, n इज इक्वल टू 6 की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। देखिए 6 यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पर लिख दिया हमने इस प्रकार से। अब क्या हो जाएगा, 6 है। अब ब्रैकेट वाली चीज़ को पहले सॉल्व करते हैं तो 6 में से 1 चला गया जी 5/2। ये 2 से ज़रा 6 को काट दीजिए, कितना आ गया जी 15। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15। इस तरीके से आपको कई क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप इस वाले फॉर्मूले में रख करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। ये NCERT का भी क्वेश्चन है। लाइमन सीरीज अपियर्स इन द, देखिए लाइमन सीरीज जो है वो कहाँ अपियर्स होती है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ से आपसे पूछा जाता है कि लाइमन सीरीज कहाँ अपियर होती है, बाल्मर कहाँ होती है, पास्कन कहाँ होती है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि लाइमन सीरीज जो होती है वो कहाँ अपियर होती है, तो उसको आपको याद रखना है कि जो लाइमन सीरीज होती है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन पर अपियर होती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। विच पेयर्स आर आइसोटोनिक इन नेचर, आपको बताना है कि जो नीचे दिए गए एलिमेंट्स हैं उनमें से कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि आइसोटोन्स हैं। देखिए आइसोटोन्स वो होते हैं जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलते हैं, एटॉमिक मास में से यदि आप एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, देखिए जो ये हर एलिमेंट के आगे लगा हुआ नंबर है वो एलिमेंट का एटॉमिक मास है और पीछे लगा हुआ नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर। तो ये आगे वाला है एटॉमिक मास, पीछे वाला एटॉमिक नंबर। तो आपने क्या करना है, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना है और अगर ये सेम आते हैं तो इसका मतलब है वो जो एलिमेंट्स के पेयर हो जाएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, आइसोटोन्स हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। पहले वाले ऑप्शन में आपने क्या किया कि 30 में से 14 माइनस कर दीजिए। देखो 30 में से 14 माइनस करेंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आएगा 16। और अगर आप 31 में से 15 माइनस करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा 16। तो देखिए पहले ही ऑप्शन में एटॉमिक मास में से जब आप एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे और अगर ये इक्वल होते हैं तो ये आइसोटोनिक हो जाएंगे। तो इसका आंसर जो है वो पहला वाला हो जाएगा। विच ऑफ द ऑर्बिटल हैविंग लोवेस्ट एनर्जी, कौन सा ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी सबसे लोवेस्ट होगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है, जो ये नंबर लिखे हुए हैं
इन ऑर्बिटल्स के आगे पी एस एस पी, इनके आगे जो ये नंबर लिखा हुआ होता है ना, ये नंबर की वैल्यू जो होती है वो आपको एन की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है। यानी कि अगर 3p के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो ये जो आगे 3 4 ये नंबर लिखे हुए हैं, ये नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो यहाँ की एस पी डी एफ लगा होता है, एस पी डी एफ, इसमें एल की वैल्यू क्या होती है अजीमुथल क्वांटम नंबर की, एस के लिए 0 होती है, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 होती है, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी ऑर्बिटल का एनर्जी निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोर एंड बरी प्रिंसिपल से उस वैल्यू की n+l वैल्यू निकाल देनी है। अब जिस ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू लीस्ट होगी उसी ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी। इसको कहा जाता है बोर एंड बरी का प्रिंसिपल। तो बोर बरी का रूल ये कहता है कि जिस ऑर्बिटल में n+l की वैल्यू लीस्ट होगी उसी ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी। तो आप खुद ही चेक कर लीजिए कि कैसे होगा। 3p के लिए n का वैल्यू है 3 और p का वैल्यू है 1, तो आंसर हो जाएगा 4। 4s के लिए n का वैल्यू है 4 और s की वैल्यू है 0, ये हो जाएगी 4। 3s के लिए n की वैल्यू है 3 और s की वैल्यू है 0 इज इक्वल टू 3, और p वाले के लिए 4 की n की वैल्यू प्लस p के लिए 1 यानी कि 5। अब आप खुद ही देख लीजिए n+l की वैल्यू किस वाले ऑर्बिटल के लिए सबसे कम है, वो है 3s वाले के लिए जो है 3। तो बड़ी आसानी से आप n+l के थ्रू बता सकते हो कौन से ऑर्बिटल की लोवेस्ट एनर्जी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C। Who gave first definite theory about structure of atom? स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में सबसे पहले एक डेफिनेट थ्योरी किसने दी थी? देखिए, जो जॉन डाल्टन है उसने सबसे पहले बताया था कि जो एटम है वो एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। हालांकि वो ये नहीं बता पाया था कि एटम्स भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में टूटता है, लेकिन सबसे पहले इस एटम का जो स्ट्रक्चर था वो जॉन डाल्टन ने बताया था। हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन? ये तो क्लास 10th में हमने पढ़ा है कि प्रोटॉन को किसने खोजा था। तो प्रोटॉन को खोजने वाला था ई गोल्डस्टेन। कभी व्हाट आर एनोडिक रेज? एनोडिक रेज किन्हें कहा जाता है? तो देखिए, जो कैथोड होता है या कैथोडिक रेज जो होती है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को कहा जाता है। और ये कैथोडिक रेज को जो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की थी वो की थी जे थॉमसन ने, जब उसने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, ठीक है। तो उसने बताया था कि जो कैथोडिक रेज है वो डेवलप हो रही है ग्लास ट्यूब के अंदर, जिससे ये पता चला कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एनोडिक रेज क्या हो जाएंगी? एनोडिक रेज उन रेज को कहा जाता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज होती है। तो एनोडिक रेज का जो आंसर है वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज। व्हाट आर द कंडीशंस अप्लाइड ड्यूरिंग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के दौरान जे थॉमसन ने किस तरह का एक्सपेरिमेंट किया था? तो उसने क्या किया, ऑर्डिनरी कंडीशंस में गैसेस जो होती हैं, ठीक है, उसको हाई वोल्टेज पर और लो प्रेशर पर एक ग्लास ट्यूब के अंतर्गत डाल दिया, जिसमें 2 टर्मिनल्स लगा दिए गए थे, एक तरफ पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था, और गैस इसके अंदर फिल थी। और इसमें कैसा एटमॉस्फेयर दिया? लो प्रेशर और हाई वोल्टेज का। तो जैसे ही इस कंडीशंस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगी तो इलेक्ट्रिसिटी कैथोडिक रे के फॉर्म में फ्लो होने लगी। तो कैथोडिक रेज एक्चुअली क्या थे? वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकला कि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रेज जो हैं एटम, गैसेस एटम के अंतर्गत, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन ही है। और उसकी खोज की गई थी जे थॉमसन के द्वारा। तो ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला था, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। तो आज हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के ये कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आई होप सो आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से रिवाइज़ करेंगे और इनसे जुड़े हुए जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं आप उनको खुद से करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।